दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश स्टेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे प्रिय बच्चों, कक्षा 10 के जो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आपको मैं इसके पहले एक वीडियो में मैं बताया था कि इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो में कि हम आपको किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि पहली बार आप बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, इसलिए इस बात का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, मॉडल पेपर किस तरह से है। तो मॉडल पेपर से बेहतर है कि 2024 का जो मूल क्वेश्चन पेपर है बोर्ड द्वारा निर्धारित, उसी क्वेश्चन पेपर को मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं और किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसको मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि इसके पहले के वीडियो में ये सब पर चर्चा हो चुका है, आप उसको अवश्य देख लेंगे। और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों के और समस्त विकल्पों के, यानी कि कौन किसकी रचना है, केवल एक का नहीं, ये चारों विकल्प में चारों रचनाएं किसकी किसकी है, इस पर एक वीडियो बन चुका है। आप इसको अवश्य जाकर के देख लीजिएगा। और कंप्लीट कोर्स देखने की बात है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में हर एक पार्ट का, चाहे गद्य हो, चाहे काव्य हो, चाहे संस्कृत हो या व्याकरण हो, पूरा एकदम पार्ट वाइज सिस्टमेटिक ढंग से उसका वीडियो अपलोड किया गया है। आप वहां से किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, आप इस वीडियो को देख करके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। आज मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं इस ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल के माध्यम से एक फास्ट रिवीजन क्लास चला रहा हूं। अर्थात ये कि परीक्षा के पहले ही आपका सारा का सारा कोर्स कवर कर दिया जाएगा और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जीवनी जो कुछ भी है, व्याकरण वगैरह, तो सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। और कम से कम 400 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें से आपको लगभग 20 प्रश्न में कम से कम 17-18 प्रश्न, 19 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। केवल उतना वीडियो अगर आप देख लेंगे तब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक करने में आप कंजूसी करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लाइक तो कम से कम कर दीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों को कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले। चलिए, तो खंड क में आपको मैं बताया कि आपके 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जो आपको OMR शीट पर भरना होता है। OMR शीट कैसे भरा जाए उसका वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना। खंड ब में क्या पूछा था, देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, इसके नीचे 3 प्रश्न रहेगा और तीनों प्रश्न, हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। देखिए 2 गुणे 3 यानी कि 6 नंबर। ठीक है ना। तो इसमें पहला प्रश्न आपका रहेगा, पाठ और लेखक का नाम। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है कि पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। पूरा आपको प्रसंग संदर्भ नहीं लिखना है, यानी किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। इस मान ली पाठ, अगर ये से लिख देंगे, मान ली पाठ, पाठ का नाम लिख दीजिए। पाठ का नाम कहां से है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। मान ली कि ये इस पाठ से है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। मान ली अब लिख दिए। फिर लेखक का नाम आप लिख दीजिए, लेखक का नाम लिख दीजिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बस इतने से आपका 2 नंबर मिल जाएगा, यानी आपको पूरा संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इसको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आपका अंश रेखांकित है आप उसका व्याख्या करेंगे। जैसे देखिए, ये अंश रेखांकित है कि जहां तक वह नहीं पहुंच सकता है वहां वह कल्पना के पंखों से उड़कर जा पहुंचा। तो आप थोड़ा सा केवल इसी लाइन को अगर आप पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा व्याख्या करने का। मैं आपको इसके पहले बताया था कि कैसे हम पाठ को पढ़ें और समझें, पाठ नहीं गद्यांश को पढ़ें और समझें कि किस पाठ से लिया गया है। जिससे देखिए, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ देखिए जो चर्चा किया गया है, किस चीज का चर्चा किया गया है। देखिए, 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, सोवियत रूस ने पहला स्पुतनिक छोड़ा, प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव गागरिन को प्राप्त हुआ। तो एक बार आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि अच्छा ये किस पाठ से है, तो याद आएगा अच्छा
वो जो चंद्रमा पर मानव पहुंचा था उसी से संबंधित है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री का मतलब क्या हुआ, कोई न कोई अंतरिक्ष में गया हुआ है, तभी तो इसकी चर्चा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको गद्यांश को पकड़ने का तरीका किस पाठ से लिया गया तब आपको याद पड़े, अच्छा पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ओ उसी पाठ से है। तो एक बार जोर लगाइए लेखक कौन, एक बार जोर लगाइए, जोर लगाते आपका दिमाग वहां तक जरूर पहुंचेगा कि हाँ ये जो है कि इसके लेखक जयप्रकाश भारती है। तो इस तरह से आप हर एक पाठ का और उसके लेखक का नाम अवश्य दिमाग में रख लीजिए। 7-8 पाठ है, 9 पाठ है लगभग, ठीक है ना, आप उसको दिमाग में रख लीजिए। ठीक ऐसे, तो इस तरह से आपका ये 2 प्रश्न ऐसे तैयार हो जाएगा बड़े आराम से। किस तरह से, मान लीजिए अब आपको लिखना क्या है, जहां तक वह नहीं पहुंच सकता वो कल्पना के पंखों से उड़कर पहुंच सकता है। सीधे लिखेंगे कैसे कि लेखक कहते हैं या जयप्रकाश भारती जी कहते हैं, लेखक का नाम आपको पता है तो नाम लिख दीजिए, नहीं तो सीधे लिखिए लेखक कहते हैं कि जहां तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता है वह अपने कल्पना के माध्यम से पहुंच सकता है। अर्थात मनुष्य काल्पनिक होता है, कल्पनाशील होता है, काल्पनिक नहीं कल्पनाशील होता है, और अपने कल्पना के माध्यम से वह काफी दूर तक सोच सकता है और वहां तक पहुंचने का प्रयास भी कर सकता है। ऐसे बना करके लिख देंगे, आपका व्याख्या कंप्लीट। ठीक, उसके बाद से है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो देखिए यूरी गागरिन, सीधे सीधे यहाँ दे रखा है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। पाठ को केवल बस गद्यांश के लिए एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए ना, समझ में आ जाए कौन था, यूरी गागरिन था, बस सीधे आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये मैं तरीका बताया हूं क्या, गद्यांश का व्याख्या करने का तरीका। इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, लेटेस्ट वीडियो, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर तो अवश्य कर दीजिएगा बच्चों। यहाँ देखिए हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको आप देखिए कि जब कोई पाठ पढ़िए, पाठ के गद्यांश को ध्यान से समझिएगा, जहां पैराग्राफ चेंज हो रहा है उसका पहला वाक्य आप ध्यान में रखिए कि ये किस पाठ से है। बस ये मैट्रिक आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपके एक पाठ में कम से कम गद्यांश आपका 7-8 गद्यांश है, 9 गद्यांश, 10 गद्यांश मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। हर एक गद्यांश को दिमाग में रखिए। अच्छा ये पहला जो है कि क्या है, ये पहला पंक्ति इसका यानी पहला वाक्य ये है, दूसरे का पहला वाक्य ये है, तीसरे गद्यांश से पहला वाक्य, अच्छा ये सभी जो किसमें से, तो फला पाठ से है, तो आप उसको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से दूर के ढोल सुहावने वाला जो दिख रहा है, आप एक बार ध्यान जरूर डालेंगे किसमें से, तो सीधे पता चल जाएगा कि क्या लिखू में से है। तो लेखक कौन है, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो रेखांकित अंश भी कर लेंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर भी आप कर लेंगे। तो आपका अथवा करके आएगा, तो कोई एक ही करना होता है। कुछ बच्चे दोनों कर लेते हैं, ये गलत है। मैं बताऊं, मैं 5-6 साल से कॉपी चेक करने जा रहा हूं, बोर्ड का कॉपी चेक करने के लिए। दिमाग में जो और लोगों के परीक्षकों के दिमाग में जो क्या बात चलता है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के हैं, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी जिले की कॉपी पूर्वी जिले में और पूर्वी जिलों की कॉपी पश्चिमी जिलों में, अर्थात आधे उत्तर प्रदेश को बांट लिया जाए तो आधे यूपी की यानी पश्चिमी यूपी की कॉपियां पूर्वी क्या नाम है पूर्वी यूपी में और पूर्वी यूपी की कॉपियां पश्चिमी यूपी में जाती हैं, ठीक है ना। ऐसे इसका होता है। तो आप अगर दोनों विकल्पों को या दोनों का व्याख्या करते हैं तो दोनों पर जब अगर एग्जामिनर जल्दी जल्दी में कहीं अगर उत्तर यानी कि आपका नंबर दे देता है तो फिर बाद में जब काउंटिंग करने में पकड़ में आ जाता है कि ये कैसे इस पर एक ही करना, कैसे 2 कर दिया, तो फिर वहां जाना पड़ता है कि ये बच्चा 2 किया है, तो वहां थोड़ा गुस्सा लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी को आप ऐसा न करें कि मतलब क्रोध आए या गुस्सा आए, थोड़ा सा जो पूछा गया आप उतना ही लिखें, कोशिश यही करें। बाई चांस एक आध हो गया तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार ऐसी गलती न करें। तो अथवा करके आएगा, कोई एक ही करना होगा। आइए दूसरा प्रश्न क्या होता है, उसी तरह गद्यांश के तरफ से काव्यांश मतलब पद्यांश आएगा। पद्यांश से 3 प्रश्न आएगा, उसी तरह से अंडरलाइन किया रहेगा। पद्यांश का संदर्भ लिखना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक उसी में प्रश्न उत्तर आ जाएगा। तो मैं इसका व्याख्या भी नहीं करा रहा हूं, हल नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं किस सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे। और यह भी प्रश्न जो है कि आपका अथवा करके आएगा और 6 नंबर का होगा। तो 6 नंबर गद्यांश, 6 नंबर पद्यांश, दिमाग में रखते चलिएगा। 6 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश। उसके बाद आपका हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत भी गद्यांश अथवा करके आएगा, आपको ये कहीं करना होगा।
आएगा अथवा करके, लेकिन करना कोई एक होगा और जिसमें संदर्भ से जिसका व्याख्या करने के लगेगा। तो संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से फला नामक पाठ से लिया गया है। इसी पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 धन 3 का मतलब क्या हुआ? 2 धन 3 का मतलब ये हुआ कि आपका 2 नंबर संदर्भ पर और 3 नंबर आपके अनुवाद पर, इसलिए 5 नंबर है। तो आपको संदर्भ लिखना भी जरूरी है। तो आप देखिए, वाराणस्याम दिया हुआ सीधे वाराणसी नामक पाठ से है। ऐसे भी ट्रिक है पकड़ने का। ठीक, आगे देखिए दूसरा वाला जो है अलचंदपुर राज्य वाला, ये जो है बीरा वीरण पूज्यते में से, इसमें कोई एक ही आपको करना होता है। ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ इसमें एक चीज देखिए, इसमें एक मिस्टेक हुआ है, अथवा, इसमें अथवा छोड़ दिया है। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका यहां से ये इतना एक है और अलचंद्र से नीचे अगर आप आते हैं, इसके नीचे आते हैं तो एक दूसरा खंड है, अर्थात इसमें अथवा होना चाहिए था, लेकिन ये मिसप्रिंट है, बाय मिस्टेक ये छूट गया है। कोई एक ही करना होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। उसी तरह से श्लोक आएगा, श्लोक में से भी अथवा करके आएगा, कोई एक ही करना होता है। ठीक, इसमें कोई प्रश्नोत्तर नहीं है, सीधे सीधे आपका संदर्भ और उसका सीधे हिंदी अनुवाद कर देना है। ठीक है। फिर 5वां प्रश्न आपका क्या बनेगा? हाँ, ये कितने कितने नंबर का रहेगा? 5-5 नंबर का ये भी रहेगा। तो 6-6 नंबर का वो 12 नंबर, 5-5 नंबर का ये श्लोक और गद्यांश, तो 10 नंबर ये हो गया। तो 12-10 22 नंबर। ठीक है ना। आगे चलिए, ऐसे सेट करते चलिए कहां से कितने नंबर का प्रश्न आएगा। फिर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का होगा। आप उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले में हैं, उस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, ये आपको देखना है। आपके टीचर्स बताए होंगे कि आपको इस खंड काव्य को तैयार करना है। तो सभी खंड काव्यों को यहाँ दिया गया है, लेकिन किसी एक प्रश्न का उत्तर, मतलब क में से 2 प्रश्न है, कोई एक करना है, ख में 2 प्रश्न, कोई एक करना है। मतलब मुक्तिदूत अगर आप पढ़ते हैं तो 2 प्रश्न आएगा, कोई एक करना होगा। ज्योति जवाहिर है, 2 प्रश्न आएगा, कोई एक करना होगा। मेवाड़ मुकुट से 2 प्रश्न आएगा, एक करना होगा। अग्र पूजा से 2 प्रश्न आएगा, एक करना होगा। जय सुभाष से 2 प्रश्न आएगा, एक करना होगा। इसी तरह आप जिस भी क्या नाम है जिले से बिलोंग करते हैं, उस जिले में क्या चलता है ये आपको पता करना पड़ेगा। अगर आप क्लास नहीं करते हैं, मतलब एक तरह से यूं कहें कि चाहे प्राइवेट से पढ़ाई करते हैं, क्लास में नहीं जाते हैं, टीचर का आपका वो हेल्प नहीं मिल पाता। हेल्प का मतलब वो आपको जानकारी नहीं है कि क्लास नहीं करता, आपको जानकारी नहीं है, तो इसके लिए आपके देखिए किताब में जरूर कहीं न कहीं लिखा होगा कि आपको किस जिले में कौन कौन सा खंड काव्य चलता है, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, वो कैटेगरी वाइज बुक के शुरुआत में दे रखा होता है। आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। अंदाजा में तीर मत चलाइएगा। ये 3 नंबर का प्रश्न है और आना ही आना है, इसलिए आप इसको करिएगा। और जो भी आप खंड काव्य तैयार करेंगे, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उस खंड काव्य के मुख्य पात्र जो नायक है उसका चरित्र चित्रण तो अवश्य 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 आएगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है, अगर एक आप चरित्र चित्रण तैयार कर लेते हैं तो लगभग 100% आप सेफ हो जाते हैं। कोई 3 नंबर का प्रश्न कहीं जाएगा नहीं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एक नायक का चित्रण दिया जाता है लिखने के लिए, और एक किसी खंड का सारांश लिखने के लिए दिया जाता है। तो अथवा करके रहता है, कोई एक ही करना होता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो 3 नंबर का ये हो जाएगा। अब नंबर काउंटिंग करते चलिए। उसके बाद से आपका 5 नंबर का जो प्रश्न आता है वह लेखक के जीवन परिचय से आता है। मतलब आपके 3 या 4 लेखक का नाम दे रखा रहता है और उसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, रामधारी सिंह दिनकर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, किसी एक का लिखना होता है। और क्या प्रश्न को पढ़िएगा आराम से, क्या कर रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क्या करे, एक प्रमुख रचना। मतलब ये कि जीवनी पर आपका 3 नंबर और मात्र एक रचना पर आपका 2 नंबर, कुल मिलाकर आपका 5 नंबर।
तो आप जिस भी लेखक का जीवन परिचय तैयार करिएगा, मैं एक नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कहूंगा 2-3 तैयार कर तो और बढ़िया रहेगा, लेकिन कम से कम एक रचना जरूर तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये 2 नंबर जो दिख रहा है, ये 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, केवल जीवन परिचय 3 पेज लिखे फिर भी आपको 3 ही नंबर मिलेगा, रचना नहीं लिखे नंबर 2 नंबर गया। इसलिए जिस भी लेखक को आप तैयार करेंगे, एक रचना अवश्य 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 याद करेंगे। कोशिश तो ये करें 2-3-4 याद कर ले तो और बेटर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से फिर 5 नंबर का आपके काव्य वाले यानी कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। ठीक है ना, सेम वही कंडीशन है, 5 नंबर के यह भी है। 3 नंबर आपका किस पर है? जीवन परिचय पर। 2 नंबर किस पर है? आपके एक प्रमुख रचना का उल्लेख करने पर। देख रहे हैं ना, एक प्रमुख रचना। तो यहां भी आप जब कवि का जीवन परिचय तैयार करेंगे तो एक रचना जरूर तैयार करेंगे। हो सकता है अगर बेहतर तो ये होगा कि 2-3-4 तैयार करो तो और बढ़िया रहेगा, और किसी एक का ही लिखना होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका बनता, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अब देखिए यहां आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक तरह से अगर मैं कहूं कि ये पेपर एक तरह से आउट है। आउट का मतलब क्या कि एक श्लोक आएगा ही आएगा, आप किसी भी जिले से हो, ये वहां एक श्लोक आएगा ही आएगा। तो क्यों ना आप उस श्लोक को बढ़िया से तैयार कर लें, क्योंकि गारंटी है आएगा। तो एक श्लोक, एक नहीं बल्कि आप 2 श्लोक तैयार करें। क्यों? क्योंकि 2 श्लोक अगर आप तैयार करेंगे तो क्या पता जो आप अगर एक ही तैयार करें और वो प्रश्न पत्र में आ गया हो, तब आप क्या करेंगे? आप प्रश्न पत्र में जो आया है वो आपको लिखना नहीं, क्योंकि नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक याद कर लेते हैं, ठीक है, और एक बचा रहता है, तो कम से कम एक आपके लिए काम आ जाएगा। तो कैसे क्या करना है, किसी एक श्लोक वाले चैप्टर से 2 श्लोक, एक ही पाठ से आप 2 श्लोक तैयार करेंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, केवल एक पाठ से 2 श्लोक, 2 पाठ से 2 श्लोक अलग अलग पाठ से नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि वहां से रिस्क है। जैसे माना कि आप एक पाठ से 1 श्लोक तैयार किए, आप दूसरे पाठ से भी 1 श्लोक तैयार कर दिए, इसमें से और उसमें से दोनों में सफवा करके व्याख्या करने के लिए, अनुवाद करने के लिए आ गया, तो आप फंस गए। लेकिन एक श्लोक से एक पाठ से 2 श्लोक अगर आप याद करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक पाठ से 2 श्लोक याद करते हैं तो किसी एक पाठ से 2 श्लोक अथवा करके नहीं पूछा जाएगा। दूसरा श्लोक अगर अथवा करके पूछा जाएगा, किसी अन्य पाठ से ही पूछा जाएगा। अब मेरा फंडा समझ में आ गया ना, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एक पाठ से 2 श्लोक आप तैयार कर लेते हैं तो एक अगर आ गया तो दूसरा आपका सिर्फ बचा रहेगा। इसको जरूर आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला आपका जो प्रश्न आएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता, मतलब पत्र लेखन से आएगा। पत्र लेखन से 2 प्रश्न आएगा अथवा करके, कोई एक आपको करना होगा और ये 4 नंबर का होगा। आपका जो श्लोक है 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है ना। अब पत्र तो आपके बुक में है, उसको तैयार कर लेंगे। लिखने का तरीका, हालांकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो व्याकरण वाले पोर्शन में आपको पत्र लिखने का तरीका ही बताया गया है, आप वहां से आके देख सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। 9वां प्रश्न जो है, 4 कम से कम प्रश्नोत्तर आपका आएगा और उसमें से कोई 2, किसी 2 को आपको करना होगा। क्या करना होगा? किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना होगा। यहां लिखा क्या? किसी 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 प्रश्न दे रखा है, इसमें से कोई 2 ही आपको करना है। तो प्रश्नोत्तर आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये कहां से आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आप प्रश्नोत्तर को तैयार कर लेंगे तो 2 नंबर का आपका यहां से प्रश्न आना सुनिश्चित है। उसके बाद किसी एक विषय पर निबंध आप तैयार कर लेंगे। 7 नंबर का आपका निबंध आएगा, 4-5 टॉपिक आएगा, 5 टॉपिक देखिए यहाँ दे रखा है आएगा, इसमें से किसी एक को लिखना होता है। निबंध लिखने का तरीका भी वैसे समझाया गया है, लेकिन वीडियो चूंकि लंबा होता जाता है तो आप
क्यूट करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है किसी भी टीचर के पढ़ाए गए टॉपिक को अंत तक आप देखें। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा ही देखें। जो भी टीचर आपको अगर पढ़ा रहे हैं, कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें बेटा, तभी आपको फायदा होगा। बीच में आप सोचते हैं कि आगे शुरुआत में आपके मन लायक नहीं है तो लगता है कि आगे भी कुछ नहीं होगा, आप गलत सोचते हैं, एकदम गलत सोचते हैं। हो सकता है कि आगे कुछ ऐसा चीज बताए जो आपको न मालूम हो, तो बीच में वीडियो को क्विट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ रूपरेखा लिखने का तरीका, सबसे पहले क्या निबंध में क्या लिखेंगे, जिस मान ली कोई निबंध का मालिक शीर्षक आप यहाँ लिख दिए, जो भी है इंटरनेट या जो कुछ भी, एक क्या करें आप रूपरेखा आप तैयार करें। रूपरेखा में मान ली पहले प्रस्तावना आपको लिखना है, ऐसे लिखते जाएं प्रस्तावना। इस संक्षेप में यहाँ बता रहा हूं, विस्तार से वीडियो आपका प्लेलिस्ट में है। मान ली दूसरा इंटरनेट का महत्व, मान ली तीसरा इंटरनेट का उपयोगिता, चौथा इंटरनेट से लाभ, ऐसा कुछ। लास्ट में क्या करें, लास्ट में अंतिम आपका जो पॉइंट हो वो आपका क्या हो, उपसंहार हो। क्या हो, उपसंहार, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले टॉपिक बना लें, बिंदु बना लें, और उसी को हेडिंग डाल करके और आप निबंध लिख दें। मुझे लगता है कि कोई कितना हो कंजूस एग्जामिनर होगा तो आपको 6 नंबर से कम नहीं देगा। ये तो पूरा चांस है आपको 7 में 7 नंबर पूरा मिल जाएगा। राइटिंग ठीक ठाक है, लिखने का तरीका ठीक ठाक है, तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ओके, ठीक है ना। अब फिर हम लोग अगले वीडियो में, जो मैं आपको वादा किया हूं कि हर एक पिछले सालों में पूछे गए मूल क्वेश्चन पेपर का 20-20 प्रश्न जो है उसका मैं श्रृंखला तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, अर्थात उसका वीडियो 20-20 प्रश्नों का वीडियो एक श्रृंखला बनाकर तैयार किया जा रहा है। इस तरह से आपके पास 400-500 प्रश्नों का श्रृंखला तैयार हो जाएगा, और उसी को अगर आप तैयार कर लेना तो मुझे लगता है कि आपका अच्छा, बहुत शानदार प्रश्न वहां से मिल जाएगा और आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। जब समय आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर लिखने का टिप्स भी बताऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।